जो मौलिक अधिकार है वह है 29 से 30 तक है, जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया है इसमें। तो ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, से एग्जाम में पूछता है। तो यूपीपीसीएस और आरओ और यूपीएससी तीनों एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, तो इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें किया गया है। तो क्या कहा गया है उनको, तो ओवरव्यू पहले समझ लेते हैं क्या कहा गया है। तो उसमें 29(1) में कहा गया है, 29(1) में जो कहा है वो कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा प्रत्येक नागरिक को। 29(1) में ये बात बोली गई है। ठीक है, और 29(2) में जो बात बोली गई है, राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। तो 29(2) में ये बात बोली गई है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थान है उसमें धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा के आधार पर प्रवेश वर्जित नहीं होगा, ये बात बोली गई है। तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो पहला है किसी समूह के अधिकार। तो यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिक के किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार उसको होगा। पहली बात, जो पहला हमने पॉइंट 29(1) ये है कि भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार जो होगा वो प्रत्येक नागरिक को होगा भारत के। 29(2) का कहता है एक व्यक्ति के रूप में एक नागरिक का अधिकार। इसमें क्या, किसी समूह के रूप में एक नागरिक का अधिकार, किसी समूह के अधिकार, तो समूह का अधिकार है। थोड़ा सी इन बातों में, छोटी छोटी बातों में ध्यान दीजिएगा, ये समूह का अधिकार है पूरा। जो 29(1) है वह समूह का अधिकार है, समूह का अधिकार है, ये समूह का राइट है। और 29(2) जो है वो व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, व्यक्ति का अधिकार है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, वो ये व्यक्तिगत अधिकार है इसमें। तो 29 में व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार दोनों ही शामिल हैं। तो ये बात है। अनुच्छेद जो 29 है इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, मगर एक बात और है, इसको याद रखिएगा कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है इसकी परिभाषा जो है संविधान में कहीं नहीं दी गई है, ये भी बात ध्यान दे दीजिएगा। तो अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात करता है। ठीक है, जातिगत अल्पसंख्यक की बात नहीं करता, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आर्टिकल 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नागरिकों का वर्ग शब्द में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं। तो ये इस बात को समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। तो कोई एक प्लेस हो, कोई एक मान लीजिए राज्य है, वहाँ पे हिंदू जो हैं बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है। ठीक है, इतना समझ लिए 80% हिंदू हैं, 20% वहाँ पे मुस्लिम हैं। तो वहाँ इस राज्य में मुस्लिम को माइनॉरिटी कहा जाएगा या अल्पसंख्यक कहा जाएगा। इनको धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। या दूसरी बात ये तो धर्म के अल्पसंख्यक हो गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदी बोलने वाले इतने हैं, पूरा 80% हिंदू बोलने वाले हैं, 20% इसमें जो 10% है वो उर्दू बोलते हैं और 10% जो है बांग्ला बोलते हैं। तो इसमें मान लीजिए 10% जो है असम बोलते हैं, मुस्लिम उर्दू छोड़ दीजिए, असमी बोलते हैं। तो इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक कौन हुए, तो 2 धार्मिक अल्पसंख्यक हुए इसमें, भाषाई अल्पसंख्यक कौन हुए, तो 2 हुए। पहला कौन है, तो 10 जो बांग्ला है, बांग्ला भाषी जो हैं, बंगाली बोलने वाले जो हैं वो लोग धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक होंगे और असमी बोलने वाले भी भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। तो इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि बहुसंख्यक कैसे शामिल होंगे। तो मान लीजिए ओवरऑल भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, ठीक है,
मगर पर्टिकुलर अब नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में ईसाई बहुत ज़्यादा हैं, इसमें 90% ईसाई हैं और 10% के आसपास हिंदू और अन्य हैं। तो जो 10% लोग हैं जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, ये नागालैंड में अल्पसंख्यक होंगे। तो इनके भी, इन हिंदुओं की जो अधिकारों की रक्षा वो आर्टिकल 29 करेगा। तो यही बताया गया है कि जो 10% जो हिंदू हैं वो भी नागालैंड में अल्पसंख्यक हैं। ओवरऑल भारत में तो बहुसंख्यक हैं, मगर पर्टिकुलर स्थान पे नागालैंड में वो अल्पसंख्यक हैं, तो उनके अधिकार की रक्षा भी आर्टिकल 29 करेगा। वो भी अपनी संस्कृति, भाषा को बचाने या लिपि को बचाने के लिए वहाँ पे उनको भी अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नागरिक वर्ग का शब्द में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल है, इसने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला था। अगला है भाषा के संरक्षण के अधिकार। तो जो भाषा का संरक्षण का अधिकार है, में भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। तो अगर भाषा का संरक्षण करवाना है, जैसे मान लीजिए भोजपुरी है, तो भोजपुरी को अगर आप उसका संरक्षण चाहते हैं तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं। आंदोलन का अधिकार भी देता है आर्टिकल 29 भाषा के संरक्षण के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और ये हो गया आर्टिकल 29। ठीक, अब 29 में इतना ही है मगर बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो समझ में आया कि नहीं आ रहा है ये वाला नागरिक वर्ग वाला, कि कहीं कहीं बहुसंख्यक भी पूरे अल्पसंख्यक होते हैं किसी किसी जगह पे। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 30 का कहता है, 30 कहता है शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रबंधन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो शिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रबंधन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है आर्टिकल 30 में है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, तो अल्पसंख्यक जो ये है अल्पसंख्यक वर्ग है, इसकी परिभाषा जो है कहीं दी नहीं गई है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। जो अल्पसंख्यक है परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है स्टेटमेंट में कि संविधान में या पर्टिकुलर पूछ देगा आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक को भली भांति परिभाषित किया गया है, या कहेगा संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो नहीं भाई, कहीं परिभाषित नहीं किया गया है इसको, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक होंगे, जैसे मान लीजिए हिंदू थे नागालैंड में अल्पसंख्यक, उनको भी अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना, उसको प्रबंधन करने का अधिकार होगा। और जो मुसलमान हैं, जैसे मान लीजिए यूपी में तो अल्पसंख्यक है मुसलमान मान लीजिए, तो क्या होगा कि उनको भी अपने प्रबंधन करने का, अपने संस्थानों की स्थापना और उसके प्रबंधन का उनको अधिकार होगा। तो इस बात को समझ लीजिएगा। तो अगला पॉइंट है, इसमें क्या कहता है कि धर्म अथवा भाषा, दो अल्पसंख्यक को बताता है, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार उनको होगा। ठीक है, तो अपनी रुचि के वो कॉलेज स्कूल स्थापित कर सकते हैं और उसका वो खुद प्रबंधन भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि उन्हें दिए गए अधिकारों को निर्बंध अथवा निराकृत, रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट नहीं करेगी। समझ रहे बात को? किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि उन्हें दिए गए अधिकार को निर्बंधित अथवा निराकृत नहीं करेगी। तो अगर किसी अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थान को अगर या संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण राज्य कर लेती है, तो उसके मुआवजा जो है उसके अधिकारों को ख़त्म नहीं कर देगी। उनको वो दूसरी जगह अपना करके, या तो उसी संपत्ति में उनको राइट मिलेगा उनके प्रबंधन का, ठीक है, और उन संस्थाओं में भाग लेने का, उनके प्रबंधन का उनको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। अगला है, शिक्षण संस्थान को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भी भेद नहीं करेगा कि वह धर्म अथवा भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। तो राज्य इसमें भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई भी सहायता दे रहा है, अनुदान दे रहा है, तो इसमें भेदभाव इस आधार पर नहीं करेगा कि वो किसी विशेष धर्म का या विशेष भाषी लोगों का द्वारा प्रबंधित वो स्कूल है या वो संस्था है। ठीक है,
अगला है अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाइयों के तक सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 30 है संरक्षण उन्हीं को देता है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं। ये नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त अधिकार में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है। तो अपने बच्चों को वो अल्पसंख्यक जो हैं अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन से 3 प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है, इसमें राज्य से मान्यता के साथ साथ सहायता प्राप्त करते हैं, वे राज्य के विनियामक शक्ति के अध्याधीन आते हैं। दूसरा है, राज्य केवल मान्यता प्राप्त करते हैं और सहायता नहीं, वे राज्य के विनियामक शक्ति के अधीन होते हैं। ठीक है, ग है, राज्य न तो मान्यता प्राप्त है और न ही सहायता प्राप्त है, तो वे अपने कार्य प्रबंधन के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन संविदा कानून, श्रम कानून आदि जैसे सामान्य कानूनों के प्रवर्तन के अध्याधीन होते हैं वो। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है, केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए ही आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो है, और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति रखना नहीं है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभ देने की स्थिति में रखना नहीं है। अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई उल्टा भेदभाव, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार पूर्ण निरपेक्ष नहीं है, न ही इसके कुप्रबंधन का अधिकार शामिल है। तो पूर्ण नहीं है भाई, अगर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार आपका पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर सरकार कोई कुरीतियाँ देखती है, कोई दिक्कत देखती है, तो इसमें प्रतिबंध लगा सकती है। ये बात को ध्यान से में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 30 है इसमें बस यही है कि भाषाई अल्पसंख्यक अपने मनुकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा और उसको प्रशासित करने का अधिकार होगा, उसको चलाने का अधिकार होगा उनको, और धार्मिक अल्पसंख्यक उस पर प्रशासन करने का भी उसको अधिकार होगा, जो बात हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 तक है। ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो 29 और 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ठीक है, तो इसमें एक केस भी आए थे, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो अल्पसंख्यकों की देख रेख, जो अल्पसंख्यकों के लिए केस हुआ था, उस केस क्या था, तो भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा, तो उसमें बात ये हुई थी कि एक याचिका दायर हुई थी कि जो लद्दाख में जो अन्य जो यहूदी हैं, बहाई हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप और कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्यों में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। तो ये बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी कि यहूदी हैं और बहाई हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी लद्दाख में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में, कश्मीर में, पंजाब में और पूर्वोत्तर राज्यों में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। तो ये बात जिसे याचिका हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मगर उसमें ये बात कहा गया है आगे कि हालांकि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान न होने के कारण वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित नहीं कर सकते। तो जो अल्पसंख्यक है वो राज्य स्तर पर उनको पहचान होनी चाहिए कि हाँ उस राज्य में, राज्य स्तर पर वो अल्पसंख्यक हैं, राज्य उनको पहचानना चाहिए, तभी वो उनको अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो फैसला इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें ये कहा था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। जैसे कि एक मराठी जो है महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक है, एक कन्नड़ जो है, कन्नड़ भाषी व्यक्ति जो है कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक है।
तो न्यायालय ने संकेत दिया था कि कोई भी धार्मिक या भाषाई समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है वह अपने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षण और स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के अधिकार का दावा वो कर सकता है। तो ये बात बोली थी जो हम आपको समझाए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। जो अगला केस था टीएम पाई केस था, तो उसमें 11 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था कि जिसमें वो कहा था, स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं कि जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिए। और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C ने केंद्र को अल्पसंख्यक को सूचित करने के लिए अनियंत्रित शक्ति प्रदान की है। तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग जो है अधिनियम 1992 के तहत बनाया गया था। ठीक है, और 1992 में जो अल्पसंख्यक अधिनियम है, 1992 के अधिनियम होने के साथ ही MC एक वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदल के NCA कर दिया गया। ठीक है, तो एक आर्टिकल है 350B, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। 350B जो है क्या है ये, तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, शायद बिहार PCS में पूछा था ये कि UP PCS में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया था 350B। इसमें कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ये भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है 350B। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको जोड़ा गया था। संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा। तो विशेष अधिकारी जो है अल्पसंख्यकों के लिए 350B 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा इसको लाया गया था। तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई केस आता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए एक और बात समझ लीजिए कि हाल ही में एक याचिका सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक और भाषाई जो समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति है वो राज्य पर निर्भर करती है। तो ये भी बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राज्य ही बताएगा कि कौन अल्पसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक नहीं है। अगर राज्य अल्पसंख्यक घोषणा नहीं की है तो वो अपने अधिकारों को मांग 29 और 30 के तहत नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वाले मामले में इतना ही है 29-30 में। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो थोड़ा ही बड़ा है तो उसको ध्यान से थोड़ा समझ लेंगे एक एक चीज़। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।